रात फूलों को शबनम से गुसल दे रही थी और मैं बाथरूम में आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे को नोचने की चाह किए बेबस आंसुओं से रुखसार भिगो रही थी। मैं चीखना चाहती थी, मेरे बातिन में कहराम बर्पा किए हुए जज्बात लावे की तरह फटना चाहते थे। मगर इन सब के बावजूद मैं ये नहीं भूल पाई थी कि मेरा शोहर अदनान, जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो मेरा ही इंतजार कर रहा है। अगर मेरी सिसकी भी उसके समातों तक पहुंची तो वो न जाने अपनी जुनूनी मोहब्बत में क्या से क्या कर गुजरे। यही खौफ मेरे अंदर के शोर को ऐसे दबाए हुए था जैसे मौलवियों की महफिल से गुजरते हुए कोई तवाइफ अपना चेहरा छुपा ले। अदनान की मोहब्बत शायरों से थी। वो मेरे करीब आता तो उस पर एक सरवर सा तारी हो जाता, जैसे किसी नशा करने वाले को नशा मिल गया हो और वो बहक गया हो। बिल्कुल वैसे जैसे आदम हवा की ख्वाहिश के लिए बहक कर खुदा का हुक्म भूल गए थे। अदनान को जितनी भी मोहब्बत हो, लेकिन सहर आफरीनी आंखों वाले अदनान से मुझे इश्क था। ऐसा इश्क जिसे शायद ही बयान किया जा सकता हूँ। अगर बयान करने वालों को हुरूफ मिल भी जाएं तो माशूक के माबूद होने का खदशा पैदा हो जाएगा। अदनान मेरा खालाजाद कज़न था। मेरी खाला ने चूंकि पसंद की शादी की थी, जिस वजह से झूठी अनाओं ने कतई ताल्लुकी करवा दी थी। हालांकि हम मामू लोगों से 200 मील दूर रहते थे, मगर खाला को मरहूम मानना हम पर भी वाजिब करार दे दिया गया था। नाना अब्बा का इंतकाल होने के बाद तमाम ज़मीनें तकसीम हो गईं। कुछ ज़मीनें खाला की मलकियत में आ गईं तो कुछ अम्मी के भाइयों को मिल गईं। नाना अब्बा की वफात ज़मीनें तकसीम तो करवा गई, साथ ही साथ खाला, जिसे मरहूमा कहा जाता था, उसे ज़िंदगी बख्श गई। इस दिन मुझे एहसास हुआ ज़मीनों का लालच भी दज्जाली ताकत रखता है। खाला से ताल्लुक बहाल हुआ तो दावतों का सिलसिला चल निकला। जब हम सब खाला के घर दावत पर गए हुए थे तो खाला का घर देखते देखते मैं अदनान के कमरे में चली गई। सब लोग कमरे से निकल गए, लेकिन मैं उसी कमरे में साकित हो गई। मेज़ पर पड़े सफ़ात इस कदर पुरतजस्सुस थे कि मैं एक एक को देखे बगैर ना रह सकी। 29 के करीब सफ़ात और हर सफ़े पर एक जैसी तस्वीर की अक्कासी थी। मैं हैरान थी, कोई इतना अच्छा मुसव्वर कैसे हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मुझे ये जानने की ख्वाहिश थी कि आखिर ये लड़की कौन है और ये इस फ़न का माहिर कौन है। तमाम सफ़ात पर एक ही चीज़ लिखी थी, ख्यालों की रानी। ख्यालों की रानी थी तो एक तस्वीर, लेकिन मुझे इस तस्वीर में एक कशिश महसूस हुई। उसके खूबसूरत होंठ देखकर मुझे अपने पतले होंठों से चिढ़ होने लगी। उसका तीखा सा नाक उसके चेहरे की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रहा था। मैं इस तस्वीर का खुद से मुआयना कर रही थी कि अचानक किसी के अंदर दाखिल होने का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन नकाब कर लिया। आप शायद ज़ूबिया हैं, आपके बारे में नीचे पूछा जा रहा है। कमरे में दाखिल होकर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जिसे शायद मेरा यूं इस कमरे में होना अच्छा नहीं लगा था। उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो अजीब कैफियत थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ ने मेरी रूह को मेरे जिस्म से खींचने की कोशिश की हो। मैंने बिना कुछ कहे वहां से भागना चाहा, मगर बाखुदा इस कदर हसीन मर्द मैंने कभी नहीं देखा था। रोबदार चेहरा, बड़ी बड़ी मसहूर की आंखें, गोरे रंग में हल्की हल्की लाली की झलक, काले सिया बाल। वो ऐसा था जैसे किसी शायर का आखिरी ख्याल हो, जिसे वो कहना शुरू करे और कहता चला जाए, और सदियां गुजरने के बाद भी वो अधूरा रहे। जब मैं नीचे गई तो पता चला वो मेरी खाला का इकलौता बेटा अदनान है। वो उसी का कमरा है। हॉल में बैठे सभी लोग बातों में मगन थे और मैं अदनान की आवाज़ को सुन रही थी। मैं ना चाह कर भी उसे ही सोचे जा रही थी। जब तक हम खाला के घर रहे मैंने नकाब किए रखा। मैं अदनान के सामने न जाने क्यों अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। हालात मामूल पर आ गए, मगर मेरे ख्यालों ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि मैंने खुद को अदनान की मोहब्बत में गिरफ्तार होना कबूल कर लिया। 24 घंटों में उम्र का एक दिन बढ़ रहा था, मगर मोहब्बत एक दिन में गोया सदियों का सफ़र तय कर रही थी। ख्यालों की रानी मेरे जहन पर नक्श हो गई थी। जब भी मुझे अदनान को हासिल करने की चाहत होती, मेरे सामने ख्यालों की रानी आ जाती। इसका हल मैंने तलाश कर लिया था और बिना वक्त ज़ाया किए उस पर अमल शुरू कर दिया था। इस अमल के राजदार होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों को इल्म था, लेकिन इसकी वजह सिर्फ मैं जानती थी। मुझे आज भी याद है जब 1.5 साल कबील खाला की फैमिली हमारे घर आई तो मेरे दिल की धड़कनें खिलाफ मामूल तेज़ थीं। मुझे खाला से ज़्यादा अदनान का इंतज़ार था। वो किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह बन ठन कर आया था, जिसे देखते ही मैंने खुद को किचन में बंद कर लिया। मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना कर सकूं। खाला लोग तकरीबन शाम 4 बजे के करीब पहुंचे थे। हमने उनके आते ही खाना लगा दिया। मेरे अलावा सब दस्तरखान पे मौजूद थे। मेरे पास हिम्मत नहीं थी, या शायद मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी थी जो शर्म के खौल में छुपी हुई थी। सबने गपशप लगाते लगाते खाना खाया। खुदा की करनी ये हुई कि अदनान ने खुली फिजा में जाने के लिए छत पर जाने की इजाज़त मांगी और छत पर चला गया। मैं सब में चाय तकसीम कर रही थी कि अचानक एक आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बेटा, छत पर अदनान को भी चाय दे आओ और देख लेना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। जी अम्मी। मैंने अम्मी को जी तो कह दिया, मगर अम्मी का ये हुक्म सुनते ही मुझे अपने खून की गर्दिश में तब्दीली महसूस हुई। मैंने चाय का कप प्लेट में रखा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मेरे अंदर एक अजीब हलचल थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये मेरे जज्बात हैं, उसके जज्बात थोड़ी हैं। तुम खुद को उसके सामने नॉर्मल तरीके से लेकर जाना, उसे कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। मैं धीमी सी आवाज़ में खुद कलामी करती छत पर पहुंची, जहां सिगरेट लगाते हुए अदनान ने मेरी आहट सुनते ही खुद को फेस करने के लिए तैयार किया था।
तुम ज़ूबिया ही हो ना? उसने मेरी तरफ आंखों को भींचते हुए कहा और सिगरेट को फेंककर पाँव से मसलने लगा। मैंने खुद को होश में रखने की कोशिश करते हुए कहा, जी मैं ज़ूबिया ही हूँ, और आप अदनान साहब? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और मेरे अल्फाज सवालिया अंदाज में दोहराते हुए कहा, अदनान साहब? मेरी टांगें शायद लड़खड़ा रही थी, मैं चाहकर भी उसे कोई जवाब न दे सकी। अम्मी ने चाय भेजी है आपके लिए, मैंने कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वो स्केच कहाँ है? उसने चाय पकड़ते हुए ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर मैं गोया होश रबा हो गई। कौन सा स्केच? वही तस्वीर जो तुमने मेरी दराज से ली थी। मुझे क्या पता कौन सी तस्वीर? मैंने नहीं ली कोई तस्वीर। मैं मन ही मन में शर्मिंदा हो रही थी और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं इस बात को कबूल कर लूं या नहीं कि मैं उसका एक सफ़ा अपने साथ ले आई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुमको पसंद आई थी तो तुम रख सकती हो, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीर बना देता हूँ अगर तुम बनवाना चाहो तो। लेकिन हाँ, इसके लिए तुम्हें नकाब उतारना पड़ेगा। शायद मुझे इसी का इंतज़ार था या मैं उसकी ख्वाहिश भांप गई थी कि वो मुझे देखना चाहता है, और मैंने बिना सोचे समझे अपना नकाब खोल दिया। मुझे देखते ही उसकी मुस्कुराहट कहीं गुम हो गई थी और उसके चेहरे पर हैरत के आसार वाजे थे। शायद वो भी इस वक्त गूंगा हो चुका था। उसके अंदर भी वही हलचल हुई होगी जो पहली बार मेरे बातिन में हुई थी। उसे चुप लग गई थी और उसकी निगाहें इस वक्त खूबसूरत ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था मोहब्बत के समंदर में गोता जन हो। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं नीचे की तरफ दौड़ी, लेकिन मेरा वजूद बहार के पहले फूल की तरह खिला खिला हो गया था। मुझे अजीब खुशी हो रही थी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि उसे बयान करना मुमकिन नहीं है। छत वाले कमरे में बेड के तकिए तले तुम्हारे लिए कुछ है, मुझे उम्मीद है तुम उसे ज़रूर देखोगी और उसे राज रखोगी। अगले दिन वापस जाने से पहले अदनान ने मुझे मुखातिब करके मासूमियत से कहा। वो शायद दरवाजे से बाहर ही निकले थे कि मैं बेकाबू छत पर गई और कागज़ खोला जिसमें कुछ यूं लिखा था। मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोचोगी क्या समझोगी, लेकिन मैं जो भी लिखने जा रहा हूँ वो एक एक जुमला सच है। तुम्हारे नकाब उतारने से पहले तक मुझे तुमसे कोई उनसियत नहीं थी। मैं जानता था तुमने मेरी इजाज़त के बिना इस तस्वीर को चुराया है, लेकिन खुदा गवाह है तुमने बिल्कुल ठीक किया था, उस पर तुम्हारा हक था। मैं सालों से एक अजनबी चेहरे को कलम से तराशता हूँ। मुझे उस चेहरे से जितनी भी कर लूँ मगर फिर भी नामुकम्मल रहने वाली मोहब्बत है। उस चेहरे की कमी मेरी ज़िंदगी में खलिश की ज़्यादती है, और तुम जानती हो वो चेहरा तुम्हारा है, जो अब अजनबी नहीं रहा। पहले मुझे गुमान था कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है, ऐसी कोई मूरत नहीं है, तो सब्र था। लेकिन अब शायद उसको पहचानने के बाद मैं उसका फ़राक बर्दाश्त न कर सकूं। जब से तुम्हें देखा है मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया है। तुम्हें सामने बिठाकर आंखों की रोशनी जाने तक तुम्हें देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो क्या तुम मेरी ज़िंदगी की रानी बनोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मैं ऐसी मोहब्बत करूँगा जो ना किसी कहानी में सुनी होगी, ना किसी दास्तान में पढ़ी होगी। बल्कि अगर आपने हीर रांझा, सिसी पन्नू, मिर्ज़ा साहिबा की कहानियाँ भी सुनी होंगी, तो आपको उन सब की मोहब्बतें मेरी मोहब्बत के सामने फीकी और बेमायने लगेंगी। ये मेरा दावा है। मैं तुम्हारे जवाब का नीचे लिखे नंबर पर इंतज़ार करूँगा। अदनान। मैं उसके लिखे जज्बात को बार बार पढ़ रही थी, और जितनी बार भी पढ़ा मुझे हर बार लगा पहली बार पढ़ा है। मैंने चाहा एक दो दिन बाद जवाब दूं, लेकिन खुद ही ना रह सकी और एक लंबा सा मैसेज टाइप करके उसे भेज दिया। मैंने उसे बताया कि मैं उससे पहले दिन से ही मोहब्बत करती हूँ। मेरे इजहार पर उसकी कैफियत में सामने तो ना देख सकी, उसका चेहरा कैसा था, उसने क्या कहा, क्या नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी हो गई। अब हमारी शादी को 6 महीने होने को हैं। अदनान भी बहुत खुश है, घर वाले भी सब राजी हैं। मुझे नहीं मालूम उसे पाने की हकीकत का उसे इल्म है या नहीं, लेकिन अदनान सच्चा था, वो मुसव्वर था, लेकिन उसने शादी के बाद कभी कोई तस्वीर नहीं बनाई। उसने जैसे जैसे कहा था वो वैसे ही मोहब्बत करता है। हर दिन उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। वो मेरे साथ बहुत खुश है, लेकिन मैं 6 माह से दिखावा कर रही हूँ। हर रोज़ रात के इस पहर बाथरूम में आती हूँ और दरवाज़ा लॉक करती हूँ। मैं अपने चेहरे को नोचना चाहती हूँ, फिर ये सोचकर बेबस हो जाती हूँ कि जिस चेहरे की वजह से अदनान मुझे मिला है, कहीं वो मुझे इसी चेहरे की वजह से छोड़ ना जाए। उसे खोने का डर आज भी मेरे अंदर है, लेकिन उसका लम्स उसे पाने की ख्वाहिश में की गई कॉस्मेटिक सर्जरी मुझे महसूस नहीं करने देती। जिसके लिए मैंने अपना नाक तीखा और अपने लबों को थोड़ा मोटा किया, अब उसी के लब मुझे बेजायका और बेहिस लगते हैं।